अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, आज पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 27 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से इस मौके पर आम तातील का ऐलान भी हुआ। यौम तकबीर के हवाले से मुख्तलिफ इवेंट मुनक्किद किए जा रहे हैं, मगर इस साल की सेलिब्रेशन की जो अहमियत है वो कुछ इसीलिए बढ़ गई कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ, इसके बाद इस महीने में हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक एस्केलेशन देखी। इसमें यह डिबेट भी सामने आती है कि क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के न्यूक्लियर पावर होने की वजह से जो आलमी क़ुव्वतें हैं उनको इसमें इंटरवीन करना पड़ गया। दोनों ममालिक किस हद तक जा सकते हैं, जिसका एक प्रूफ भी सामने आया सदर ट्रंप के बयान की सूरत में, जिन्होंने हालिया कशीदगी में अपने मीडिएटर का रोल अदा करने के बाद ये कहा कि अमेरिका ने सिर्फ सीज़ फायर ही नहीं करवाया बल्कि उसने एक एटमी लड़ाई को भी रुकवा दिया है, जिससे मालूम ये होता है कि सिचुएशन उस हद तक पहुंच चुकी है कि अमेरिका को अब इंटरवीन करना पड़ गया। जिसके बाद सवाल ये भी बनता है कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट वाकई ही इसकी दिफा की ज़मानत हैं। इसके लिए हम मौजूदा सूरत हाल में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीर को अगर सुने कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, इसमें तो मैथ्स लेवल पर यह आर्ग्यूमेंट बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है कि पाकिस्तान का जो जौहरी पावर बनने के बाद दोनों पड़ोसियों, जिनमें कुछ अरसे के बाद टकराव का खदशा हमेशा रहता है, इसमें पाकिस्तान को अपनी ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने और अपने दिफा को मौसर करने के लिए भी मदद हासिल हुई। शायद हम एटमी ताकत ना होते तो ख़ुसूसन मोदी हुकूमत से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मगर दूसरी जानिब ये भी एक हकीकत है कि एटमी ताकत होने के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान बेसिक इश्यूज़ मौजूद हैं, चाहे वो कश्मीर का हो या इंडस वाटर ट्रीटी का मसला हो। ये सारे मसले एटम बम से हल नहीं हो सकते। इनके लिए दोनों ममालिक को संजीदगी से टेबल पर बैठना पड़ेगा। दोनों साइड से कुछ ऐसे नॉन सीरियस लोग जो समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल के कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, तो उन्हें एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी, रोटिक्स यूनिवर्सिटी का 2019 का एक रिसर्च पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिसमें यह कहा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो सिर्फ चंद मिनट्स में 10 करोड़ अफराद हलाक हो सकते हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे में भी बड़े पैमाने पर तबाही हो जाएगी। आग और धुएं की मिकदार इतनी ज़्यादा होगी जिससे एक न्यूक्लियर विंटर पैदा हो जाएगी, जिसके नतीजे में दुनिया भर में कहत फैलने का खदशा भी मौजूद है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक कभी उस लेवल पर ना पहुँचें जहाँ न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आ जाए। अगर सियासी डिबेट्स की बात की जाए तो कल हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा के कुछ दो और कुछ लो के बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करो के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ एनआरओ मांग रही है या फिर बानी तहरीक इंसाफ डील के लिए तैयार हो गए। क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने कानूनी और सियासी मुस्तकबिल से मायूस हो गई है या फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अलीमा खान साहिबा के बयान को तहरीक इंसाफ और दीगर रहनुमा पार्टी पॉलिसी की बजाय अलीमा खान के अपने भाई की रिहाई के लिए जज्बाती और ज़ाती बयान करार दे रहे हैं। मगर नाज़रीन, मुज़ाकरात के हवाले से अंसार अब्बासी साहब की खबर भी आज रिपोर्ट हो रही है। उन्होंने क्लेम किया कि अमेरिका में मुकीम जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजर हैं, उनका एक ग्रुप इस हफ्ते अडयाला जेल में खान साहब से मुलाकात कर सकता है। अंसार अब्बासी साहब के बकौल वफ्द का ये दौरा पसे पर्दा कोशिशों का एक हिस्सा है, जिसमें खान साहब के लिए मुमकिन रिलीफ की कोशिश की जा रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहसिन बेग साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। आप तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। अगर हालिया पाक भारत कशीदगी की बात की जाए तो यू आर अमंग दोज जर्नलिस्ट हु आर मोस्ट व्यूड ऑन सोशल मीडिया एज़ वेल। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा है, अगर इसकी हम एक डिडक्शन की बात करें तो शायद ये एंड वहीं पर जाकर होता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डेटरेंस थी, इसी वजह से ये एस्केलेशन, इससे आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं थी। इससे आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब 27 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को एटमी ताकत बने हुए। बहुत से लोग ऐसे थे, तनकीद करते थे कि हमें न्यूक्स नहीं लेने चाहिए थे, या फिर हमें वो जो $5 बिलियन की बिल क्लिंटन की ऑफ़र थी उसको कबूल कर लेना चाहिए था। इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में कितना क्लियर ये हो चुका है कि इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू हैव दिस डेटरेंस। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। देखिए, मेरे ख्याल में आज 27 साल के बाद मुझे तो इसको एक दूसरे एंगल से मैं इस तरह देखना चाहूंगा कि शायद 27 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं। मतलब जिस किस्म का माइंडसेट जो है इस वक्त इंडिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है नरेंद्र मोदी की शक्ल में,
मैं तो बल्कि उस वक्त उन लोगों को जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को कंसीव किया और इसको पाए तकमील तक पहुंचाया और पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा ये प्रोग्राम जो है वो एक्टिवेट किया गया, मेरे ख्याल में इवन दे डिड नॉट नो कि 27 साल के बाद आपका जो पड़ोसी है वो इस हद तक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट पे जा चुका होगा कि वो सिर्फ पाकिस्तानियों से नहीं बल्कि वो मुसलमानों से नफरत करने वाला मुल्क बन चुका होगा। तो मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल मजे का खेज बात होगी अगर आज भी कोई ये बात कहे कि जी पाकिस्तान के पास जो है वो न्यूक्लियर डिटरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए थी या इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में अगर आज मौजूद है, पाकिस्तान जो है वो अपनी इस शक्ल के अंदर मौजूद है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो है इस मुल्क को खत्म ना करने की एक कोशिश नहीं की। वरना तो अगर आज आपके पास ये डिटरेंस ना होती तो जो मुल्क जो है वो ड्रोन्स भेज चुका है, जिसने मिसाइलों के जरिए जो है हमारे शहरों के ऊपर हमला किया, वो कुछ भी कर सकता था। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि अभी मैं ये समझता हूं कि ये अभी भी बहुत इसका अर्ली फेज है। नरेंद्र मोदी की शक्ल में जो एक्सट्रीम राइट विंग एलिमेंट जो आप देख रहे हैं, जो कुछ उन्होंने करके दिखाया है, ये सिर्फ एक पहला कदम है। मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में ये एस्केलेशन मजीद बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी तो बिहार का सिर्फ इलेक्शन है इस साल। मैं चेक कर रहा था, शायद मेरे ख्याल में 3 स्टेट्स के अंदर जो है वो अगले साल इलेक्शन आ रहे हैं। तो अगर तो नरेंद्र मोदी ने इसी फॉर्मूले के मुताबिक चलना है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है, या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो कोई ना कोई इस किस्म की कशीदगी बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकता है। मंसूर साहब, ये डबल एज स्वॉर्ड भी तो हो सकती है ना, जिस तरह अब वो खुलेआम अभी गुजरात में उन्होंने ये बोला है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। ये लगता तो इस तरह है कि एक बॉलीवुड स्टाइल के डायलॉग सिर्फ बोले जा रहे हैं। हालांकि अगर उनसे कोई सवाल करे कि इतनी बहादुरी आपको दिखानी थी, तो डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिएशन क्लेम कर रहे थे तो उनको कह देते कि ना मीडिएट करवाएं, हम तो डोमिनेट कर रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं। ये माइंडसेट कितना डेंजरस है कि दोनों कंट्रीज़ के पास 300 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं और एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जलसों में खड़ा होकर ये कह रहा है कि मेरी गोली तो है ही। फिर नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप उठा के देखिए, मेरा ख्याल में तो इस किस्म की बातें तो पूरी दुनिया में शायद कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। मतलब इस सारी चीज के दौरान आई वांट टू कमेंड शहबाज शरीफ कि अगर आप उनकी इस पर, जाहिर बात है हिस्ट्री लिखी जा रही है, नोट किया जा रहा है मीडिया किस तरह रिएक्ट कर रहा था, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या आर्मी की जो कमांड थी दोनों साइड्स पे, वो किस तरह रिएक्ट कर रही थी। तो शहबाज शरीफ की जानिब से कोई इस किस्म का बयान नहीं दिया गया कि जी हम इंडिया को नीस्तो नाबूद कर देंगे, हम इंडिया की पॉपुलेशन को जो है वो टारगेट करेंगे। बट हियर इज अ प्राइम मिनिस्टर हु इज एक्चुअली ओपनली थ्रेटनिंग अ कंट्री ऑफ 250 मिलियन पीपल। तो उससे पता हो गई है। जी कंटिन्यू कीजिए मंजूर साहब। तो उससे पता लगता है कि जनाब इसका माइंडसेट किस किस्म का है। लेकिन एक बात है, इंडिया के अंदर आप वहां के अगर डिफेंस एनालिस्ट को स्टडी करें तो वो ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा नया दरवाजा खोल दिया है जो इससे पहले शायद नहीं खोला जाता था, कि जनाब हम एक लिमिटेड बुनियाद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के साथ एक फ्रंट खोलें और उसके बाद वी कैन बैक ऑफ व्हेनेवर वी वांट। सो अगर तो ये माइंडसेट है और अगर तो ये चाल चली जाएगी इंडिया की जानिब से, तो इसका मतलब है कि वो आइंदा भी इसी किस्म का कोई ना कोई कदम उठा सकता है। वो आएगा, वो ड्रोन्स के जरिए एक लिमिटेड फ्रंट खोलेगा एंड देन इज गोइंग टू बैक ऑफ। सो दिस इज अ न्यू वॉर गेम गोइंग ऑन नाउ। बिल्कुल, वो जिस तरह अयूब साहब ने 65 के बाद कहा था कि फायर बंदी हुई है, जंग बंदी नहीं हुई, यहाँ भी वही लगता है। इस पर राना साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये हर साल डिबेट क्यों शुरू हो जाती है कि क्रेडिट किसका है न्यूक्लियर टेस्ट करने का। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, मैं कोट एंड कोट आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है कि क्लिंटन बेग्ड नवाज शरीफ टू नॉट टेक द टेस्ट, कि टेस्ट ना किया जाए। और ये अल्फाज न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं और $5 अरब वाली स्टेटमेंट भी कोर्ट हो चुकी है। तो फिर ये अब तक डिबेट ख़त्म क्यों नहीं हो रही कि क्रेडिट किसका है टेस्ट करने का? लेकिन चूंकि यहाँ पे इस मुल्क में ना हमने कभी किसी मोहसिन को इस काबिल छोड़ा कि उसकी इज्जत की जाए, और ये नाशुक्री कौम है। इस एटमी टेस्ट पे अगर आप आएंगे तो वो नवाज शरीफ का नाम आएगा, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, इसमें जनरल ज़ियाउल हक, इसमें ग़ुलाम इसहाक़ खान, इसमें बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा, इसमें इमरान खान हो, मतलब ये आज तक की कंटिन्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर शहबाज शरीफ। लेकिन बीच में आपने चूँकि सवाल धमाकों का किया है, तो वो बिल्कुल क्लियर बात है कि काज़किस्तान से उन्होंने मैसेज किया। मैं एयरपोर्ट पे, मैं और तारिक सुमैर ने मिले, गौर अयूब मरहूम एक पर्ची लिख के लाए थे कि जी फ़ॉरेन ऑफिस का बयान है, ये आप पढ़ दें। तो हमने उन्हें कहा कि ये काम नहीं करना, और उन्होंने वो काम नहीं किया। गौर अयूब ने तो अपनी किताब में इतना झूठ लिखा है कि अल्लाह माफ़ करे। इनकी और मुशाहिद हुसैन की ड्यूटी ये लगी थी कि आपने लोगों को धमाकों के लिए तैयार करना है।
फिर मैंने आज भी वो तस्वीरें शेयर की हैं जो हम 1 महीने के बाद, धमाके के बाद, दालबंदीन जहाँ पे धमाका हुआ था उस टनल में खड़े थे, जहाँ हमारे सारे एटमी साइंसदान मौजूद थे, और नवाज शरीफ ने वहाँ पे सवाल किया कि मुझे ये बताएं हम 7 दिन क्यों लेट हुए। तो उन्हें बताया गया कि ये जो वायर जिसने चार्ज करना था इसकी आमद में ताखीर हुई। और एक और बात है जो अभी स्टेट सीक्रेट ही है जिसकी वजह से ये डिले हुआ। तो 21 तारीख को तो क्लिंटन को तहरीरी तौर पे बाज़ाब्ता खत, ये जो आजकल शमशाद साहब है ना, साबिक रिटायर्ड सेक्रेटरी खारजा, जो अंग्रेजी के ऊपर बहुत अबूर रखते हैं, इनकी अंग्रेजी वो थी जो आप जाए ना दफ्तर खारजा में तो वो कहते हैं नोट वर बैल, वीज़े का सिफारशी खत, इट प्लीज टू सी फलां फलां, यानी जिसमें मिन्नत तरला होता है। तो मियाँ साहब ने उस खत को देख के कहा कि असी इनकार कर रहे हैं या मिन्नत कर रहे हैं उन्होंने दी, क्लिंटन दी। फिर अनवर जायद मरहूम को उन्होंने कहा कि आप ये खत लिखें, और 21 तारीख को वो खत इनकार का जा चुका हुआ था, जिसको गौर अयूब अब ये बेच रहे हैं कि तो 28 को भी सौदे के मूड में थे। और हसीना वाजिद आ रही थी इंडिया का पैगाम लेके, उससे मैसेज गया, वो खत ख्वाजा ज़हीर साहब ने लिखा, ड्राफ्ट उन्होंने किया कि अभी आप ना आए, मुनासिब वक्त नहीं है, हम फ्री नहीं हैं। वो उस वक्त भी अरकारा थी, वो वहाँ से आ रही थी इस वक्त कि हमारे धमाके ना हो। फिर मैं आपको बड़ी तारीखी बात बताता हूँ, जो जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई एटमी धमाकों की, उनमें से उस वक्त कुछ लोग मेजर थे जो आज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होकर अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं। ठीक, वहाँ वो अपने जर्नैलों को कह रहे थे कि जी आप सब ने धमाकों के लिए खड़े रहना है, क्योंकि जनरल जहांगीर करामत की बात छुपी नहीं हुई, वो एटमी धमाके के मुखालिफ नहीं थे, लेकिन वो परेशान थे कि हमारे साथ क्या होगा। तो जो काफ़ी देर मीटिंग रही, एंड पे मियाँ साहब ने एक बात पूछी कि मुझे बताएं सैंक्शंस के अलावा भी कोई प्रॉब्लम है। तो सब ने, उनके विफाकी वज़रा भी शामिल थे जो उसमें हेजिटेट भी कर रहे थे, सब लोग सामने आ चुके हैं, लिख दी हैं किताबें भी सब ने। तो उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने कहा फिर मेरे तो छाड़ दे होते धमाके ऐसी कर रहे हैं। सही। तो ये धमाके, इसमें किसी का क्या है? अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी थी तो आज आप क्या कहेंगे? आज आपकी एयरफोर्स, आज आपकी बर्री फौज, बहरी फौज और प्राइम मिनिस्टर, क्या इनके बीच में कोई गैप है? ये जो हमने जंग जीती है ये इसीलिए जीती है कि सब एक जगह पे खड़े थे। उस वक्त भी सारी कौम एक जगह पे खड़ी थी। ये जो अभी मंसूर की भी बात मैंने सुनी, कुछ तो बीच में आवाज़ चली गई थी, मुझे ये बताएं कि हमने जो सारे प्लान किए, ये कुव्वत हमारे पास मौजूद थी कि हम एटमी कुव्वत तो है ना, इंडिया एंड से एंड क्या करेगा, तो वो हम भी कर देंगे। तो ये चीज़ें देखते हुए हमारी फोर्सेज ने सारे प्लान किए, जो आज हमने उनको दिखाया ना। इंडिया हमसे 10 साल पीछे है इस सिनर्जी में जो हमारी मुसल्लह अफवाज के दरमियान इस वक्त मौजूद थी और जिससे हमने उनको मार गिराया। ठीक है, मतलब ये एक बैलेंसिंग फोर्स है जो बहुत एसेंशियल रही पाकिस्तान के लिए। बेग साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये जिस तरह से मैंने बताया, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस वक्त रिपोर्ट किया था, नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये बोला कि वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस, हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है क्योंकि इंडिया ने टेस्ट कर लिया। और ये भी इंकशाफ हुआ था उस वक्त कि इजराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान की जो न्यूक साइट्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने इंटरवीन किया कि ये जो इराक़ में किया इसराइल ने, यहाँ पर आप नहीं कर सकते। 27 साल बाद, आज से कुछ दिन पहले, यही न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिलती है अमेरिका को, और वो अमेरिका जो 2 रोज़ पहले कह रहा था ये हमारी जंगी नहीं है, वो मीडिएट करवाने पे मजबूर हो जाता है। तो इस खित्ते में अब भी ये थ्रेट तो मौजूद है कि एस्केलेशन इस नौइयत की हो सकती है, जो कि खुदा न खास्ता न्यूक्लियर एस्केलेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है इफ़ कंट्रीज़ आर रूल्ड बाय पीपल लाइक मोदी। तो इसके लिए ये जो करंट अमेरिकन रेजीम है या ओवरऑल आप देख रहे हैं मुल्क की सियासत, इसमें कितना रोल होना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का, ताकि इस लेवल की एस्केलेशन दोबारा हो ना सके कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के इजलास बुलाने की खबरें आ रही हैं, उसको फिर रिफ्यूट करना पड़ता है। तो मामला तो ख़तरनाक है ये। बहुत शुक्रिया मुजम्मल। बेसिकली जब दूसरी किसी हॉस्टाइल कंट्री की लीडरशिप ऐसे लोगों के हाथ में आ जाए जिनको शायद इस चीज़ का अदारक नहीं है कि अगर ऐसा कोई वाक़या न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने का हो गया आपस में 2 कंट्रीज़ के, तो उसके जो नताइज हैं वो शायद पूरी दुनिया को भुगतने पड़े। हाँ, अगर वो सिर्फ बड़कों की हद तक, बड़ी बातों की हद तक, जलसों में, अगर वो जैसे उन्होंने कल भी बयान दिया, तो नेचुरली कोई सीरियस प्राइम मिनिस्टर जो कि अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत भी कहता हो, उसको ये बातें जेब नहीं देती। तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी नेचुरली उनके लिए वरीसम है। 2 नेबरिंग कंट्री, दोनों बहुत न्यूक्लियर पावर, अगर वो किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएं जहां वो बात उस नौबत तक आ जाए, तो नेचुरली पूरी दुनिया के लिए वरीसम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने इस बार भी काफ़ी सब्र किया,
और वो शायद उनको ये लग रहा था कि हम रिस्पांस या जवाब देने के शायद काबिल नहीं है। ठीक। तो उसका मतलब यही था कि इसको ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए और ये एस्केलेट करते हुए किसी उस नौबत तक ना चली जाए। तो उसमें अगर दूसरा कंट्री फिर भी वो ये समझे कि वो शायद उनकी गलतफहमी अब तो शायद दूर होगी प्रैक्टिकली तो दूर होनी चाहिए, अदरवाइज बयानात तो कोई कुछ भी दे सकता है। लेकिन पूरी कम्युनिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी इस बात पे एग्री है और ये जो सफारतकारी नेचुरली इंडिया भी कर रहा है और हमारे यहाँ भी ग्रुप्स और प्राइम मिनिस्टर जो है वो गए हुए हैं और यहाँ भी इंगेज हैं लोगों से बताने के लिए कि जो हॉस्टाइल मेंटालिटी दूसरी कंट्री की है वो किसी ऐसे एडवेंचर की तरफ ना ले जाए जिससे पूरी दुनिया का ही माहौल ख़राब हो जाए। लेकिन क्योंकि उनके यहाँ एक जैसे अभी कह रहे थे कि इलेक्शन होता है तो वो बार बार और जैसे अभी राणा साहब ने भी कहा कि अगर हम न्यूक्लियर ब्लास्ट ना करते, टेस्ट ना करते तो हमारे पास क्या चॉइस होती आज 27 या 29 साल के बाद। अगर हम न्यूक्लियर पावर ना होते तो इंडिया हमारे साथ क्या सलूक करता। तो नेचुरली उसको आजमाने की तो मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह कभी भी। दूसरी टेक्नोलॉजी से ही और दूसरी जंगी सामान से ही और दूसरी जो हमारी फोर्सेस की जो एबिलिटी है उससे ही इनको मुकाबला नहीं कर पा रहे और शर्मिंदगी से पूरी दुनिया को झूठ पे झूठ। आज वो एक लिस्ट भी आई है जिसमें उन्होंने पायलट्स के नाम भी बता दिए, उन जहाज़ों का पूरा चीज़ें भी डिटेल भी दे दी, इंटरनेशनल वो सर्फिस कर रही है। तो झूठ का तो खैर मतलब वो ना माने तो वो और बात है, लेकिन आप देखिए कि फ्रांस ने भी कल कहा कि हम वो रफाइल का जो उसका सामान है या जो टूटा फूटा है हम उसको इंस्पेक्ट करना चाहते हैं और ये उसको परमिशन ऑडिट की बात कर रहे हैं आप। तो नेचुरली एक ना एक दिन वो सच तो सामने आएगा ही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है या जो इस वक्त उनकी लीडरशिप है, उनकी जो मेंटेलिटी है उसमें तो अभी हमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए। खासकर एक वाकया हुआ जो कि जिसका कोई प्रूफ पाकिस्तान की साइड से नहीं मिलता कि यहाँ से कोई क्रॉस बॉर्डर करके गया हो और उसने ये काम किया हो पहलगाम वाला। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने नेक्स्ट डे जो इक़दामात का ऐलान किया उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने, उसमें सिंतास मुआहदों को ले आए। तो ये उनकी मेंटेलिटी शो करती है कि उनके जहन में ये है कि हमने इसको वॉर ऑफ वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना है और कहा कि जी हम इसको मुअत्तल करते हैं। तो इस मेंटेलिटी के साथ हमारे जो लीडर हैं या थिंक टैंक्स हैं जो फ्यूचर पे नजर रखते हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में इस एनिमी, इस नेबर के साथ हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या प्रोटेक्शन करनी चाहिए। उसमें पानी देखें, पानी का कोई जिक्र, ये मतलब ये पहलगाम का वाकया हो तो पानी और वो ट्रीटी कहाँ से आ गई। तो ये इनकी मेंटेलिटी शो करती है। इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल ये पिछले 8 से 10 साल से सफारतकारी भी करने की जरूरत होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 8 से 10 साल हो चुके हैं जब हिंदुस्तान नेगोशिएट करना चाह रहा है इंडस वाटर ट्रीटी को, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक प्रिटेक्स्ट ढूंढा गया सिर्फ, और कुछ नहीं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मंसूर साहब, इस कन्फ्रंटेशन को तो मैनेज कर लिया हिंदुस्तान के साथ जो हुई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, लेकिन एक और कन्फ्रंटेशन भी है और वो मुल्क के अंदर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अलीमा खान साहिबा ने कल जो कहा कि आप हमारे साथ बैठे हैं, आप बताइए कि क्या गिव एंड टेक करना है, हम तैयार हैं बात करने के लिए। दिस साउंडेड लाइक अ पॉलिटिकल सरेंडर। आपको लगता है कि ये अब एक कन्फेशन है कि अब मज़ीद हम कन्फ्रंट नहीं करेंगे और हमारे एवेन्यूज़ खुले हैं, बात कर लें हमसे और हमें बता दें कि हमारे भाई की क्या गलती है या क्या कसूर है या क्या चाहिए आपको? ये जो लैंग्वेज और टोन में इतना डिफरेंस है, ये कैसे आ गया एकदम से? साहब, इसको थोड़ा सा इस स्टोरी के साथ ना आपको एक और स्टोरी को कंसिडर करना पड़ेगा। अंसार अब्बासी साहब ने आज एक्चुअली अखबार में एक स्टोरी दी कि जी एक वक्त जो आया हुआ है डॉक्टर्स का और बिजनेसमैन का पाकिस्तान के अंदर, और जी वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कोई ब्रेक थ्रू हो, कोई मुलाकात हो सके इमरान खान साहब से, अभी तक नहीं हो सकी है।
लेकिन वो जो ताकतवर हलके हैं उनके साथ भी किसी बातचीत की जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है। आपको एक्चुअली अलीमा खान साहिबा का बयान जो है ना, वो इस वक्त, ये जो वक्त तो नहीं मैं कह सकता, चले ग्रुप कह सकता हूं कि वो जो आया हुआ है ये उसके साथ नथी करके आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसकी वजह ये कि मेरी इस वक्त से जुड़े एक शख्स से, बड़े एक अहम शख्स से जो है मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि जी वो व्हाट्स द सिचुएशन। तो उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ी हर्डल जो है ना, जो पिछले 2-3 हफ्ते के दौरान पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान जो अलीमा खान साहिबा के चंद बयानात थे, जब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब फील्ड मार्शल बनाया गया, उसके बाद जिस किस्म का एक बयान दिया गया, तो दीज आर सम ऑफ द हर्डल्स जो जिसकी वजह से ना हमारा कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा। अच्छा। तो इनको सबसे पहले जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा। मैं एक्चुअली अलीमा खान साहिबा की वो जो बात है उसको इस एतराज के साथ अगर मैं नथी करूं तो मुझे लग रहा था कि जैसे अलीमा खान साहिबा वाज प्लेइंग इट फॉर द गैलरी कि ले जी मैं सॉफ्ट हो गई हूं और बताइए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बताइए क्या चाहिए, क्या गिव एंड टेक कर सकते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह कि अगले 24 घंटे में वो जो वफ्द है मेरी इत्तलात के मुताबिक वो पाकिस्तान से वापस जा रहा है। अच्छा। मतलब उनकी जो है वो कल फ्लाइट है रात को। तो जो कुछ भी होना है वो इस 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ही, मतलब आज का दिन है या फिर कल का दिन है, बट जिसके अंदर अगर कुछ हो क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी है किसी मीटिंग की, या फिर ये सारी एफर्ट्स जो हैं ये इसका फायदा नहीं होने वाला? आप इमरान खान साहब से मीटिंग की बात कर रहे हैं या ताकतवर हलकों से मीटिंग की बात कर रहे हैं? दोनों से, मीडिएशन का रोल जो प्ले करने आए हैं, जो बताया जा रहा है। अच्छा देखिए, ताकतवर हलकों के साथ तो वो राब्ते में हैं, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि वो राब्ते में तो हैं। अच्छा। इमरान खान साहब से मुलाकात होती है या नहीं होती वो मुझे नहीं पता, कि वो फिलहाल ऐसा कोई चांस नजर नहीं आ रहा। लेकिन बात यह है कि अभी ना आप समझ लीजिए कि अगर लाहौर से इस्लामाबाद का आपने सफर करना है ना, और मतलब अगर मैं इसको निगोशिएशंस को इस सफर की बुनियाद के ऊपर मैं देखूं तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है ना वो टोल प्लाजा भी क्रॉस नहीं किया। लाहौर का टोल प्लाजा भी जो है वो अभी तक आपने क्रॉस नहीं किया। तो अभी तो बीच में पता नहीं कितने रेस्ट एरियाज आने हैं, भेरा आना है, वहां पे कलर का हार आना है, चक्री आना है, बहुत लंबा सफर है अभी। लेकिन शुरू की इतनी हर्डल्स हैं, आपस की इतनी लड़ाइयां हैं कि किसी किस्म का ब्रेक थ्रू जो है वो नजर ही नहीं आ रहा फिलहाल। अच्छा, इस पे राना साहब ये जो मंसूर साहब बात कर रहे हैं खासी अहम है कि अलीमा खान साहिबा के जो बयानात थे वो भी एक हर्डल बन चुके हैं। सोशल मीडिया की तो बात हम करते ही थे, पीटीआई का सोशल मीडिया जो बात करता है, आपने वो पोस्ट देखी होगी फेसबुक पे जो खान साहब की तस्वीर लगा के पीटीआई के ऑफिशियल पेज से लिखा गया कि असल चीफ मार्शल कौम के यही हैं। और एक तरफ जो करंट पार्टी के हेड हैं, यानी कि अब अगर डिफैक्टो तो आप छोड़ दीजिए ना, बैरिस्टर गौर साहब की बात कर रहा हूँ, वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आर्मी चीफ को, और खान साहब के बयानात आपने देख लिए। इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकती है? ये टोटल एक पॉलिसी है इमरान खान की, जिसका नतीजा वो आज भुगत रहे हैं कि वो 3 लोगों को कोई रास्ता देते हैं, 3 को कोई देते हैं। आप अलीमा खान की जिस गुफ्तगू को रेफ़र कर रहे हैं, ये उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कही, और उस वक्त कही जब उनकी कल दोनों बहनों की उस वक्त तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई थी। ठीक है, लिहाजा एक तो वेट करें इस बयान के ऊपर। इमरान खान कल GHQ हमला केस में मिलेंगे जर्नलिस्टों से भी, वकला से भी, वो इसके ऊपर क्या कहेंगे। और जो डॉक्टर्स आए हुए हैं या जो लोग भी आए हुए हैं, ज़ाहिर है वो किसी की पहले मुलाकातें हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके नतीजे में ही आए हुए हैं। और हमारे यार दोस्तों ने अपने यूट्यूब्स के व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये लिखा कि उनकी मुलाकात होगी, मैंने उसी वक्त लिखा कि नहीं हुई, फिर उन्होंने कहा कल होगी, तो वो कल की परसों भी गुजर गई और मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी वजह अलीमा खान साहिबा ने, जो अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर ने गेम बनाई थी ना कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हों और हुकूमत के हों और बैठ के बातचीत कर लें, उनकी बेगम ने, इमरान खान की, और अलीमा खान दोनों ने उसको सबूताज किया। इमरान खान ने इन्हें फाइनल जिस दिन कहना था कि आप जाएं, उस दिन उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट स्टैप से बात करूंगा, इसके अलावा किसी से नहीं करूंगा, और जाके बता दें उनको। तो वो सारे के सारे फीका मुंह लेके आए। फिर 2.5 घंटे की मीटिंग अली अमीन गंडापुर ने की, उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो मीटिंग हुई, और उसमें भी उन्होंने फिर मैसेज ये दिया कि शायद कुछ बात आगे बढ़े। और फिर लेकिन जो बादशाह सलामत वाला बयान आ गया, उसके बाद अलीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू कल वाली है, ये सारे का सारा मैं आपको समझता हूँ कि इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ताज़ा तरीन जो इन्होंने बयान दिया। ये फंस गई हैं अपने उस बयानिए पे कि पार्टी के अंदर से अलीमा खान पे बड़ी ठीक ठाक तनकीद हो रही है। जैसे वो एक तो आ गई ना ऑडियो वीडियो के जी, वो बात कर रही थी कंवर शोजब, ये बेशुमार लोग हैं जो सारे के सारे, मतलब बैरिस्टर गौहर
की तलखी हुई सलमान अकरम राजा और अली जफर से इमरान खान के बाहर निकलते हुए ही, जहाँ पे बैरिस्टर गौर को कहना पड़ा कि अच्छा मुझे तो कोई कर्नल मिलवाता, तो आप दोनों को किसने मिलवाया। ये इस हद तक एक दूसरे के साथ मुतनफ़र हो चुके हैं और आमने सामने आके बात कर रहे हैं कि कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, और यही खान की। तो राना साहब, ये फैसल चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं, ये इख्तियार ही नहीं दिया हुआ। जो फैसल चौधरी साहब ने बात की कि टीम चेंज करनी पड़ेगी, ये जो टीम है ना करंट, ये और मामलात को ख़राब कर रही है, यही हल है फिर? वो फैसल हमारे दोस्त हैं, पल्ले किसी के भी कुछ नहीं है, क्योंकि खान छोड़ता ही किसी के पल्ले कुछ नहीं है। उसको अपनी ज़ात के अलावा किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। पहले वो उल्टे भी काम करते थे तो सीधे हो जाते थे, अब सीधा भी करते हैं तो उल्टा हो जाता है। ये उनके सोचने का वक्त है कि सियासतदानों से बात कर लूं तो कोई रास्ता बनेगा। ये जिस तरीके से वो जा रहे हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं खुला हुआ। ठीक है। बेग साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये अब मुख्तलिफ नौइयत के बयानात डिस्कस हो रहे हैं ना। सलमान राजा साहब कह रहे हैं कि खान साहब किसी भी वक्त मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, आप सब तैयार रहें। खान साहब की तरफ से बयान ये कोट हो रहा है कि अलीमा खान साहिबा ने उनके थ्रू बताया कि इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर हैं वहीं पे एहतजाज किया जाएगा। तो एक तो इस्लामाबाद से बैकआउट दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है गिव एंड टेक के लिए भी तैयार हैं। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि आप असलहा निकाल लें, हम भी देख लेते हैं किसके पास ज़्यादा एम्यूनिशन है। इन सब में क्लैरिटी किधर है? बाकी पार्टीज़ को देखें तो पीपल्स पार्टी ने MRD के ख़िलाफ़ जब तहरीक चलाई या वोट को इज़्ज़त दो नून लीग ने किया, तो मालूम था कि पार्टी की एक समत है। यहाँ पर तो ऑल साइड्स, हर किस्म के बयानात आपको एक ही पार्टी के मुख्तलिफ ओहदेदारान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें से कौन सा ठीक है? कारकुन कैसे डिसाइड करेगा? मुजम्मल, आपने मंसूर से भी और राना साहब से भी, दोनों भाइयों से जो सवाल किया, मैं उनको मिक्स करके जवाब दे देता हूँ। बेसिकली देखें, पाकिस्तान में राना साहब भी प्रिंट मीडिया से हैं, मैं भी प्रिंट मीडिया से हूँ, और जो खबर है वो ख्वाब देख के या किसी की ख्वाहिश के ऊपर खबर नहीं बनती। खबर प्रैक्टिकली होने से बनती है। ये जो स्टोरीज हैं, एक बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, हर 2-4 दिन के बाद आ जाती है। वो एक हमारे दोस्ती कह लें उनको, कोई डायलॉग नहीं हो रहे, कोई कंसेशन नहीं मिलनी। कंसेशन खान को अगर मिलेगी तो वो कोर्ट से मिलेगी, जो एक थ्रू प्रोसेस कोर्ट्स का है। आप अपील में जाते हैं और केसेस उसी तरीके से डिसाइड होते हैं, या आपको बेल मिल जाती है ड्यूरिंग द अपील। तो मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को जो कोई भी आपको कह रहा है, बाहर से डॉक्टर, नर्सें, डिस्पेंसर्स जो भी आ रहे हैं, दे हैव नो वैल्यू एट ऑल। आई एम टेलिंग यू, कोई मुलाकात, कोई डायलॉग, कोई नरमी। आप तो डिस्पेंसर्स तक ले आए हैं इस वक्त को वैसे, उस तरफ से वो जी सर, मैं क्या डिस्पेंसर्स तक ले आए हैं आप इस वक्त को वैसे? देखिए, रोज एक स्टोरी लगाना कि जी फलां मुलाकात हो रही है, फिर स्टोरी के एंड पे ये भी लिख देना कि अभी तक हुआ कुछ नहीं, तो फिर स्टोरी काहे की है? मुझे आप बताइए, आप क्यों पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं? हेडलाइन लगा के 3-4 कॉलम की वो स्टोरी होती है। तो मैं पहले दिन से लोगों को कह रहा हूं कि उधर से तो कोई बातचीत नहीं है, बिल्कुल मैं वसूख से कह रहा हूं, और ना होगी। मैं फ्यूचर की भी बात कर देता हूं। मकसद ये है कि आपने तो अभी आपके केसेस कुछ डिसाइड हो गए, कुछ होने हैं, और ये प्रोसेस बड़ा लंबा है। अगर आप ये समझते थे कि आप डरा के सोशल मीडिया के जरिए जो भी गाली गलोच आप लोगों को दे रहे थे, जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ रहे थे, और ये भी साबित है कि इसके पीछे पैसा किसका लगा हुआ है सोशल मीडिया पे, तो ये सारी बातें करके आपने देख ली, आपने चढ़ाई करके भी देख ली। अब आपने इस्लामाबाद में तो मेरे ख्याल 2-3 बार ये आ चुके हैं, और जो इन्होंने करना था वस लगा लिया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये लड़के जीत नहीं सकते। ठीक है, आप फसाद कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो मुजम्मल, ये पॉलिटिक्स का तरीका नहीं है जो खान ने अडॉप्ट किया। ये पॉलिटिशियन था नहीं था, और इसकी जो फैल फॉलोइंग है बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसने अपनी जो तहरीक इंसाफ थी उसको आज दिन तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने दिया। और देखिए, ये जो लोग अभी आप जिनका नाम ले रहे थे सबका, आप बताइए कि इनका पीटीआई से क्या तल्लक है? ये तो एक अपॉर्चुनिस्टी, जिसको अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं, और जो इनको अपॉर्चुनिटी मिली ये उसके तहत पीटीआई में घुस गए, और घुस के अभी भी क्या कर रहे हैं? सिर्फ मैसेज, ये इनको लीडर की बजाय मैसेंजर कहना चाहिए
ये तो कोई अपनी ताई ये फैसला कर सकते हैं। अगर ये फर्ज करें क्रॉस द टेबल बैठ के किसी के साथ नेगोशिएट करना है, इवन गवर्नमेंट के साथ या पॉलिटिशियन, ये फैसला अपने तौर पे कर सकते हैं। ये फिर भागे जाएंगे डयाला जेल और फिर उससे हर बात पूछ के आएंगे, तो दे कैरी नो वेट। और ये कह देना कि जी बातचीत हो रही है, कल बाहर आ जाएगा, ईद से पहले आ जाएगा। वो जो दूसरे साहब का जिसका आपने जिक्र किया कि जी असला तो हमारे पास भी है जी, मतलब भाई असला आपके पास है तो क्या लोगों और लोगों के पास कम है? और आपकी जो बहादुरी थी वो ये कश्मीर हाईवे पे जब वो बोतल पकड़ी गई थी और आप आगे आगे दौड़ रहे थे, तो ये बातें करना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली जरा मुश्किल हो जाता है। बंदा वही बात करे जिसको शख्स पूरा कर सके। तो मैं ये समझता हूं कि अभी तक खान साहब को या और किसी को भी बीच में डाल लें, इनके पास अगर आपने सियासत करनी, आपकी अच्छी खासी मेजॉरिटी है कौमी असम्बली में, आपकी मेजॉरिटी है KPK में, और बाकी जगह भी आपके नुमाइंदगी तो है असम्बलियों में, मतलब आप वो रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो कहीं जाके ब्रेक थ्रू होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो मंसूर साहब, फिर वे आउट क्या है? अगर तहरीक इंसाफ आपसे एडवाइस मांग ले तो एक तरफ ये असले की बातें करना, दूसरी तरफ अदलिया से उम्मीद लगाना, जो बेग साहब बात कर रहे हैं, उसका भी जवाब दे दें कि उससे उम्मीद होनी चाहिए 26वीं तरमीम के बाद और 9 मई के केसेस जब बन रहे हैं। और तीसरा फिर एहतजाज का रास्ता, किस रास्ते को इख्तियार करें? पैसिव जाना है, अग्रेसिव जाना है, क्या करना है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, मुझे आपके इस सवाल के ऊपर ये एतराज है कि आपने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे तजवीज़, भाई ये मैं यूट्यूब के ऊपर जरूर काम करता हूं, लेकिन मैं वो वाला यूट्यूबर नहीं हूं कि मैं पार्टी को बैठ के समझाऊं कि भाईजान अब एक पार्टी ज़ेर-ए-अताब है, एक पार्टी ज़ेर-ए-अताब है, उसको तो एडवाइस करनी चाहिए आपको। नहीं, इट्स नॉट माय जॉब भाई, मेरा काम नहीं है ये। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं सिर्फ अपना काम करूंगा। मेरा ये वो और माशाल्लाह यूट्यूबर्स हैं जो ये काम करते हैं, बैठ के बताते हैं कि जी आपको यहाँ जलसा करना चाहिए, यूं लोगों को इकट्ठे करना चाहिए। एनालिसिस वाइज आपको क्या लगता है कि वे आउट सोल्यूशन क्या है PTI के लिए? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में कुछ हद तक हमने इस पे पहले भी बात की थी। मेरे ख्याल में एक वर्ड होता है, आई डोंट नो आपने कभी स्टॉक्स के अंदर काम किया है या नहीं, जिसे कहते हैं हेजिंग। हेजिंग में बेसिकली ये होता है कि आप दोनों साइड्स के ऊपर जो है पैसा लगाते हैं। स्टॉक ऊपर जाए तब भी आप पैसा लगाते हैं, स्टॉक नीचे जाए वहां पे भी आप पैसा लगाते हैं, या इवन सट्टा भी जो होता है ना उसके अंदर इस तरह जो है वो बेटिंग के अंदर भी एक हेजिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो होता है कि आप दोनों साइड्स पे पैसे लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कि खान साहब जो है ना बेसिकली वो हेजिंग की गेम खेल रहे हैं। हेजिंग की गेम क्या है कि जनाब अपनी ही पार्टी के अंदर एक ग्रुप जो है जो बड़ा एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहता है, उसको भी इख्तियार दिया हुआ है कि हाँ जी ठीक है आप लगे रहें। आपके ख्याल में इमरान खान साहब को नहीं आइडिया कि उनकी पार्टी के अंदर कौन कौन से अफराद हैं जो एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में या उनके साथ जो है वो मिलजुल के जो है वो काम करते हैं? उनको सबका पता है, अब से नहीं पता, पहले भी पता था। आपके ख्याल में जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उनको नहीं पता था उनकी पार्टी के फैसल वाडा किधर थे? फैसल वाडा 2018 में भी फैसल वाडा वही था जो आज 2025 में फैसल वाडा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन खान साहब को पता था कि इनके लिंक्स क्या है, तो आज भी खान साहब को अपनी पार्टी के तमाम अफराद के बारे में पता है कि जिसके एस्टैब्लिशमेंट के साथ लिंक्स हैं, और उनको पार्टी में रखने की ये बहुत बड़ी वजह है कि हो सकता है ये मेरे लिए कोई ब्रेक थ्रू करवा दें। अच्छा, फिर पार्टी के अंदर ऐसे अफराद भी रखे हुए हेजिंग के तौर पे जो बेसिकली अगर उन्होंने स्ट्रीट पावर के लिए कुछ करना हो तो जनाब वो एक्टिवेट हो सके, वो कुछ ना कुछ कर सके। सो एंड ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स डू दैट। वो हर किस्म के ग्रुप्स के, इवन नून लीग के अंदर भी इस तरह है। नून लीग ने भी अपने हॉक्स भी रखे हुए, डब्स भी रखे हुए, पीपल्स पार्टी ने भी ये काम किया है। लेकिन ये पॉलिसी इस तरह चल नहीं सकती। खान साहब जो है बेसिकली वो मरियम नवाज का, अगर आपको एक कोट याद हो जिसमें वो कहती थी कि मजामत होगी तो मफामत होगी। खान साहब इज बेसिकली ट्राइंग टू फॉलो दैट फॉर्मूला कि मजामत होगी तो मफामत होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे मजामत हो नहीं पा रही। मजामत आप जब तक अगर तो उसी फॉर्मूले पे चलना है तो फिर मजामत सही तरह करके करनी पड़ेगी ना। इस तरह मजामत नहीं होती कि आप ये कहेंगे जी मैं 2 लाख बंदा निकाल दूंगा, बंदा 20,000 ना निकले, तो फिर मजामत नहीं हो सकती, फिर मफामत भी खराब हो जाएगी। क्रक्स ये है कि आप कह रहे हैं, जो हम ये कहते हैं कि कंफ्यूज्ड है पार्टी, वो स्ट्रेटजी है, कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, ये कंफ्यूज्ड है, खुद भी कंफ्यूज्ड है और एक स्ट्रैटेजी भी है, मतलब वो, लेकिन वो स्ट्रैटेजी के नतीजे में कंफ्यूजन और पैदा हो रही है। आपकी एक डायरेक्शन नहीं है। आप चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आपसे बात करे, लेकिन आप कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं इनको प्रेशराइज करूं और फिर मैं इनको टेबल पे बिठाऊं। उसकी वजह से वो टेबल से और दूर होते जा रहे हैं,
वो कह रहे हैं इनके साथ तो किसी सूरत नहीं बैठना, तो आपने ये फॉर्मूला लेके चलना है। ठीक ठीक है राना साहब, ये जो स्ट्रेटजी थी वो कहते हैं ना डिफेंस इज़ द बेस्ट ऑफेंस, ये पीटीआई ने फॉलो की, फ़ायदा नहीं हुआ। अब एहतजाजी प्लान पे JUI फे का मौक़िफ़ भी वाज़े हो गया है। वो हमदुल्ला साहब ने कह दिया है कि हम जो है अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है, राजा साहब ने भी ये बात की थी कि लाहौर में मैंने देखा बंदे बाहर ही नहीं आए। ये कंसर्न है पीटीआई के लिए कि एहतजाज वाला रास्ता भी अब इतना आसान नहीं रहा? इनके लिए वही है जो उस बच्चे ने कहा था ना कि जब ये हमें मारेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा। तो राजा सलमान अकरम राजा जो वैसे शेर बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो उनकी भी यही है ना कि मैं निकल रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी में ही बैठ के वीडियो बना के बता दूँ। उन्होंने तो इस्लामाबाद आने के लिए मतलब टोल प्लाजा की तरफ भी रुख नहीं किया था। असल मसला खान साहब ये पहले बहुत करते रहे, मैंने अभी पहले सेगमेंट में भी बात कही थी कि वो उल्टे भी करते थे तो सीधे काम हो जाते थे। अब सीधे करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो रहे। खान साहब को जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी कि वो वक्त गुजर गए कि जनरल बाजवा संभाल लिया करते थे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है कि मैंने इनके साथ नहीं बैठना, तो आप नहीं बैठ रहे। तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो आपको बड़ा खुल्लम खुल्ला पैगाम दिया हुआ है। वो अब भी इनके जो मसालियतकार जो खान साहब के नॉमिनेटेड थे उनसे कहा गया कि आपके साथ जो भी बात होगी आपको GHQ केस में भुगतना होगा, आप हाई कोर्ट्स वगैरह से जाके बरी हो जाएं। ये फौज के इदारे का फैसला है कि हमारे घर जो आके मारेगा हम उसे माफ़ नहीं करेंगे, और वो जो बाकी बातें करनी है आप सियासतदानों से करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फैसले जो होंगे वो आप हम देख लेंगे। हम पहले भी बताते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज आएंगे, अच्छा, और ये खान साहब ढूंढते फिरेंगे अपने केसेस पे। वो जज आ भी गए और अब ये शायद वो कल फैसला भी हो जाए सीनियरिटी का। मेरा ख्याल है कि कल महफूज हो जाएगा अगर अनाउंस ना भी हुआ। तो ये खान साहब को सोचने का काम है कि जितने आपने पापड़ बेलने थे बेल लिए, आपने जो डंडा डोली करनी थी कर ली। आपकी वाहिद सहारा वो सियासी जमात जिसके राना सनाउल्लाह को आप सजाए मौत देने लगे थे, उसमें जाके पीपल्स पार्टी के लोग, यही लोग आपको बचा लेंगे अगर आप बचना चाहते हैं। उनके खिलाफ तो अदम एतमाद लाने का प्लान कर रहे हैं। वो तो अयाज सादिक ने दूसरी दफा कहा 3 महीने के बाद, जब दोबारा कहा कि आपके वो वोट जो अब हैं वो भी कम हो जाएंगे। वो भी किसी इंफॉर्मेशन पे कह रहे हैं ना, क्योंकि उनके से ज्यादा इनके लोग नहीं मिलते और स्पीकर से उनको तड़प ज्यादा है। इमरान खान साहब को उन्होंने बाकायदा ये कहा कि मुझे पता है स्पीकर के साथ दौरों में कौन जा रहा है। उनको दुख है इस बात का बड़ा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और ये विजिट्स खड़का रहे हैं सारे। बिल्कुल, तो बॉटम लाइन ये है कि जो सियासी कुव्वतें हैं उनसे बात कर लें तो शायद कुछ हो सके, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, मंसूर अली खान साहब, आमिर इलियास राना साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।